हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोशन शाह स्टडी पॉइंट। एंड मैं दामिनी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। आप सभी जानते हैं कि होम साइंस का चैप्टर नंबर 5 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। तो अब बारी है चैप्टर नंबर 6 की। एंड चैप्टर नंबर 6 इज खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। ठीक है, यानी कि फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। तो चैप्टर नंबर 4 भी हमने फूड से संबंधित डिस्कस किया था, और चैप्टर नंबर जो 6 है वो भी हमारा फूड से संबंधित ही है कि फूड क्वालिटी। बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे फूड क्वालिटी की और फूड सेफ्टी की। आप सभी जानते हैं कि किसी भी खाद्य की या कोई भी आप खाद्य पदार्थ आप जो खाते हैं उसकी गुणवत्ता बहुत ज़रूरी होती है। गुणवत्ता मतलब उसकी क्वालिटी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में हम कुछ भी अगर कुछ गलत खा लेते हैं जिसमें सही पोषक तत्व नहीं होते हैं या किसी फूड पॉइजनिंग के कारण, तो आप देखते हैं कि उसका प्रतिकूल जो प्रभाव है वो हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। हम किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम समझेंगे कि खाद्य गुणवत्ता के कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जो उसमें काम करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स चलाए हैं जो खाद्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। और आपने देखा होगा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आपने देखा है, आप कोई भी प्रोडक्ट आज के समय में खरीदते हैं, उसमें आप लोग देखेंगे कि अलग अलग मार्क होते हैं। जैसे ISI हो गया है, ठीक है, FPO हो गया है। तो इस तरीके कुछ ऐसे मार्क हैं जो आपको हर एक उस पे मिलेंगे। तो आज इन मानकों को या फिर इन जो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो किस लिए इनको प्रोवाइड करती है, और हर खाद्य पदार्थ पे कौन कौन सा मार्क होता है, कौन कौन से एग्रीकल्चर ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं उन पे कौन सा मार्क होता है। क्योंकि ये सभी चीज़ें जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में अधिक बात करें तो आप जानते हैं कि फूड क्वालिटी जो है, फूड सेफ्टी आज के टाइम का एक बहुत बड़ा एक विषय बन चुका है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग सही से भोजन नहीं करते हैं, आपकी खाद्य की गुणवत्ता अगर सही नहीं होगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक बड़ी लेवल पे क्या हो सकता है, लोगों को रोग हो सकते हैं, लोगों का स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो किस तरीके से अपने एक जो देश में होने वाली जो खाद्य है उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करे और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे। इसीलिए इस पूरे चैप्टर में हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि बेसिकली फूड क्वालिटी है क्या। ठीक है, आप समझते तो हैं। एक बार हम इसको बुकिश लैंग्वेज में भी जानेंगे कि खाद्य गुणवत्ता से क्या तात्पर्य है और खाद्य सुरक्षा। ठीक है, तो अगर हम टॉपिक्स की बात करें इस चैप्टर में, तो आज हम समझेंगे खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता संबंधी मूलभूत संकल्पनाएं कि कौन कौन से ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए, इसका मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा है ना कि हर एक फील्ड में अपने अपने कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, तो वैसे ही हम लोग समझेंगे कि खाद्य सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता से संबंधित कौन से ऐसे मूलभूत सिद्धांत हैं। उसके बाद फूड सेफ्टी और फूड स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फूड स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जो आपने देखा होगा ना, आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे वो आटा है, चाहे वो कुछ भी हो गया, उसमें FSSI, ISI, एग मार्क करके बहुत सारे ऐसे मानक होते हैं या फिर कुछ ऐसे मार्क्स होते हैं जो ये बताते हैं आपको कि वो जो प्रोडक्ट आपने लिया है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, उसकी गुणवत्ता अच्छी है, वो एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, आप उसको एकदम निश्चिंत होकर उसका यूज़ कर सकते हैं। तो जब किसी प्रोडक्ट के प्रति आप एकदम सुनिश्चित हो जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट भी उसको जब सर्टिफाइड कर देती है कि आपको ऐसा ही दिया जा रहा है, यानी कि आप स्वच्छता गुणवत्ता में आप एकदम उत्तम हैं, तो जो खरीदने वाले उपभोक्ता होते हैं वो भी एक विश्वास, मतलब उनके अंदर भी विश्वास होता है कि हाँ, अगर गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा और उनके स्वास्थ्य पे किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण के कुछ ऐसे प्रमाणीकरण है, कुछ ऐसे मानक हैं जो स्वैच्छिक, जो स्वच्छता से संबंधित दिए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि फूड में, यानी कि खाद्य में स्वच्छता बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने कुछ समय पहले ऐसे एक दो केसेस चले थे जो एक फूड प्रोडक्ट से संबंधित थे, जैसे आपने कुछ समय पहले एक केस सुना होगा जो कैडबरी से संबंधित था। तो आपने देखा था कि डेयरी मिल्क में क्या था कि कुछ समय पहले एक जो जो उपभोक्ता थे, उसने जब उनको खरीदा तो उसने देखा कि उसमें कुछ कीड़े हैं। फिर इसी प्रकार का मैगी पर भी सवाल उठे, उस पे भी उसकी स्वच्छता पे सवाल उठे। तो ये सारी सभी चीज़ें जो हैं वो एक मतलब किसी गवर्नमेंट को और जो उपभोक्ता होते हैं उनको और ज़्यादा सतर्क कर देती है कि क्या हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो सच में स्वच्छ है
या गवर्नमेंट द्वारा उसको अप्रूव कर दिया गया कि वो सच में उसमें सभी पोषक तत्व हैं, तो ये सभी बातें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये इम्पॉर्टेंट तब भी हो जाती है जब आपके इसका जो प्रभाव है वो आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है। अगर आप कुछ भी गलत ले लेते हैं, ठीक है, आप कुछ भी अगर गलत खाते हैं, जैसे आपने देखा था कि कैडबरी खाने से कुछ लोगों को उन्होंने देखा कि उसमें कीड़े हैं। मैगी जब कुछ लोगों ने खाई तो उनको पता चला कि उनसे उनकी तबीयत ठीक नहीं हो, तबीयत जो है वो ख़राब हो गई। तो इससे क्या पता चला कि उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो उनकी हेल्थ पे पड़ रहा है, ठीक है। तो उससे उन्होंने जाना कि जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो स्वच्छ नहीं है, कहीं न कहीं उसकी स्वच्छता में कमी आ रही है। तो इसीलिए कुछ ऐसे मानकीकरण हैं जो आप खाद्य पदार्थ यूज़ कर रहे हैं उसकी स्वच्छता को सुनिश्चित करता है। फिर हम बात करेंगे सुरक्षा और मानक अधिनियम, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुरक्षा और मानक अधिनियम करके एक अधिनियम पारित किया गया था। उस पे हम विस्तार से समझेंगे कि क्यों किया गया था, इसका क्या उद्देश्य था, ठीक है, और इसका मेन पर्पस क्या था कि फूड में क्या चीज़ इम्प्रूव करना था। उसके बाद खाद्य मानक से संबंधित कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को समझेंगे और उनके समझौते को, जिसमें से आप एक का अगर आप बहुत अच्छे से नाम जानते हैं जो है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका मतलब ही है व्यापार। और व्यापार में आप देखते हैं कि आज के समय में खाद्य वस्तुएं कितने बड़े लेवल पे एक देश से दूसरे देश में क्या हो रही है, व्यापार के थ्रू एक से दूसरे देश में उनका आवाजाही हो रहा है, ठीक है। तो पूरे ओवरऑल इन्हीं सारी चीज़ों को समझेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप लोग पहले भी इन सभी चीज़ों के बारे में समझ चुके हैं। बस आपको बस इनके कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है और कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से कलेक्ट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला आपका जो टॉपिक है दैट इज़ खाद्य सुरक्षा, ठीक है, या खाद्य गुणवत्ता। तो सबसे पहला हम लोग समझेंगे कि खाद्य सुरक्षा है क्या। देखिए, खाद्य सुरक्षा जो है वो या खाद्य सुरक्षा फूड सेफ्टी से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि खाद्य पदार्थ उपभोक्ता के लिए सुरक्षित है, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि वो प्रक्रिया जिससे ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि जो खाद्य पदार्थ उपभोक्ता उपयोग कर रहा है, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ उसने खरीदा है वो क्या है, वो एकदम सुरक्षित है। सुरक्षित यानी कि वो जो पदार्थ उसने लिया है, जो भी उसने प्रोडक्ट खरीदा है वो उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक है, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो हैं। और आपने देखा होगा ना, कोई भी प्रोडक्ट आप लोग खरीदते हैं उसके पीछे पूरा लिखा होता है कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो ओवरऑल उसकी सुरक्षा से संबंधित होती हैं कि उसमें सारे के सारे वो पोषक तत्व है नहीं है, जिस तरीके से उसको बनाया जा रहा है वो उस तरीके से बना है या नहीं है, वो सुरक्षित है या नहीं है, कहीं आप उसका यूज़ करें और बाद में वो आपकी सेहत पर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़े, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो ये सुनिश्चित करता है कि जो खाद्य पदार्थ आपने खरीदा है वो एकदम सुरक्षित है, यानी कि आप उसका बेफिक्र होकर उसका यूज़ कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका टॉपिक खाद्य। अब आपने देखा था, हाँ, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता संबंधी कुछ मूलभूत संकल्पनाएं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है विषैलापन, टॉक्सिसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी का मतलब होता है विषैलापन, नाम से आपको समझ में आ रहा है, मतलब कुछ ऐसा पदार्थ, ठीक है, भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके भोजन को विषैला कर देती हैं, ठीक है, एक तरीके से ख़राब कर देती हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो किसी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में, कोई भी पदार्थ है उसकी विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति या संकट जो होता है वो उत्पन्न करने की क्षमता को हम कहते हैं विषैलापन, ठीक है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आपने लिया है, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो गया है, उसकी जो विभिन्न परिस्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ मतलब अलग अलग जो परिस्थितियों से वो गुजर के निकलता है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली आप तक नहीं पहुंचता है, ठीक है, वो अलग अलग क्या होते हैं, वो अलग अलग स्टेजेस से होके गुजरता है, तब वो एक प्रोडक्ट बनता है और तब आपके पास आता है। तो जो उसकी विभिन्न परिस्थितियाँ होती हैं उसमें किसी भी प्रकार की जब क्षति होती है या संकट होता है, समझ में आ रही है बात, और ये जो क्षति है वो आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव डाल रहा है या जो संकट है वो आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव डाल रहा है, तो ये उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसे हम बोलते हैं विषैलापन, ठीक है। और जो ये संकट होता है वो होता है भौतिक, रासायनिक, जैविक, ठीक है, इस प्रकार का हो सकता है। तो आपने देखा होगा ना, कई बार क्या होता है जब आप भोजन करने बैठते हैं या आप शॉप से कुछ लेके आते हैं तो आपने देखा होगा उसमें कुछ, कभी आपने देखा हो कुछ
कीड़े निकल जाते हैं, कभी कुछ पत्थर, सिगरेट, इस तरीके के कुछ ना कुछ आपको उसमें मिलेगा ही, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपके भोजन में मिलती हैं। इससे क्या होता है, आपके स्वास्थ्य पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपने देखा है ना कि कई बार क्या होता है कि आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपने देखा होगा, स्ट्रीट फूड आमतौर पर हम देखते हैं कि उनमें क्या होता है, वो खुले में रखे होते हैं। और आपने देखा होगा, जैसे इतना ज़्यादा आजकल दिल्ली में पॉल्यूशन है कि वो जिस तरीके से बनाते हैं उसमें इतना ज़्यादा वो पॉल्यूट हो जाते हैं, एंड इतने ज़्यादा जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े मकोड़े जब उन पे आके बैठते हैं, तो इससे क्या होता है कि उससे वो अपने अंडे जो है वो उस पे छोड़ देते हैं, और वो जो पदार्थ है वो ख़राब हो जाता है, जिसे हम फूड पॉइज़निंग भी कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो ख़राब हो रहा है, वो विषैला हो रहा है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसका हमारी जो स्वास्थ्य है उसका उस पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप लोग देखते हैं ना कि आप लोग अगर न्यूज़पेपर या न्यूज़ में देखें तो फूड पॉइज़निंग से आजकल डेली मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो फूड पॉइज़निंग से संबंधित होते हैं। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, इसके अलावा जो इंसेक्ट हैं वो आपके खाने पे बैठ रहे हैं, उन्हीं खाने को हम जब ग्रहण करते हैं तो वो हमारे अंदर चले जाते हैं, और उसका जो प्रभाव है वो आप देख सकते हैं कि कितना नकारात्मक होता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जब किसी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में उसकी क्षति या संकट उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, और ये क्षति और जो संकट होता है वो आपके शरीर पे प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, इसे हम कहते हैं विषैलापन। और ये 3 प्रकार का हो सकता है, फिजिकल यानी कि भौतिक खतरा, रासायनिक खतरा और जैविक खतरा। अब एक-एक डिस्कस कर लेते हैं कि भौतिक खतरा क्या है। देखिए, भौतिक खतरा मतलब फिजिकल हैज़ार्ड्स। तो भौतिक खतरा जो है वो ऐसा कोई भी पदार्थ हो सकता है, मतलब कोई भी पदार्थ हो सकता है जो प्राकृतिक रूप से तो नहीं होता है, लेकिन कभी-कभार क्या होता है कि अनजाने में या जब आप भोजन पका रहे हैं तब मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार जब आप भोजन करते हैं घर में, तो आप देखते हैं कि आपके खाने में कभी कंकड़ आ जाता है, कभी बाल आ जाता है, ठीक है? कभी छोटा-सा पत्थर आ गया, कभी कुछ छोटे से ऐसे कुछ टुकड़ा आ गया, जो आपके पूरा टेस्ट को ख़राब कर देता है, आपके मुँह को पूरा जो खाना आपने लिया है वो ख़राब हो जाता है। तो ये भी क्या होता है, ये इसे कहते हैं भौतिक खतरा, ठीक है? जिसमें आपने देखा होगा लकड़ी, छोटे-छोटे टुकड़े आपके जब खाने में आ जाते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, ठीक है? इसके अलावा है रासायनिक खतरा। रासायनिक खतरा मतलब केमिकल हज़ार्ड। आप लोग देखते हैं ना आज के समय में कि जो रासायनिक खतरा है, ठीक है? वो उन रासायनिक और हानिकारक पदार्थों से है जो खाद्य पदार्थ में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है? जैसे आपने देखा है ना कि जब जो किसान हैं, जब वो कृषि करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि उनकी फसलों में ना कीटनाशक लगने की बहुत संभावना रहती है, ठीक है? खरपतवार उग जाती है, या फिर जब उनको अपनी भूमि का उपजाऊपन करना होता है, तो वो बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं। वो कीटनाशकों को मारने के लिए केमिकल्स का यूज़ करते हैं, वो अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए केमिकल्स का यूज़ करते हैं, खरपतवार को हटाने के लिए केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, ठीक है? लेकिन इसका इम्पैक्ट जब उस भूमि पे, ठीक है, जिस पे आपने इतने सारे केमिकल्स का यूज़ किया है, जब उस पे फसल उगेगी और उस फसल को काटने के पश्चात जब वो आम जनता तक पहुँचेगी, तो आप देख सकते हैं उसका कितना प्रतिकूल प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ेगा। तो ये भी क्या है, ये भी एक केमिकल जिसको बोलते हैं केमिकल हज़ार्ड, ठीक है? जिसमें आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के आजकल देखोगे आप लोग कि बहुत कम ही ऑर्गेनिक खेती हो रही है। बाकी हर जगह एक बड़े लेवल पे खेती करने के लिए क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे जो कृषि है, किसान है, वो केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं। वो ऐसे फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं जिससे उनकी भूमि जो है वो और अधिक उपजाऊ हो जाए। भला या फिर हम देखें, हालाँकि उनका जो इम्पैक्ट है वो आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। ठीक है? तो कुछ ऐसे रासायनिक खतरे भी हैं जो आपके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जो लंबे समय तक आपने देखा है कि आपको एक डैमेज कर देते हैं आपके किसी बॉडी पार्ट को। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को बोलते हैं केमिकल हैज़ार्ड। फिर आता है आपका तीसरा है जैविक खतरा, ठीक है? जैविक खतरा यानी कि बायोलॉजिकल हैज़ार्ड। तो ये जो खतरा होता है, अब आपने समझ लिया कि जैविक, अब आपने सबसे पहला समझा कि आपके भोजन में कुछ कंकड़ वगैरह आ जाते हैं। दूसरा आपने जाना कि आपके घर में जो वेजिटेबल्स आ रही है उसमें भी केमिकल्स होता है। अब तीसरा, आप देखते हैं ना कि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे जीवधारी हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जो आपके खाद्य पदार्थ में पहले से ही उपस्थित होते हैं, ठीक है? आपके खाद्य पदार्थ में या तो पहले से उपस्थित होते हैं या किसी कारण वो क्या होते हैं, पनप जाते हैं। अब मैंने आपको उदाहरण दिया था कि क्या होता है, कई बार हम कुछ बाहर से खरीदते हैं, वो बहुत देर का रखा हुआ होता है, उसपे इतने सारे आजकल इंसेक्ट्स हैं, जब उसपे बैठते हैं, उसपे वो लोग अपने अंडे छोड़ देते हैं, तो वो विषाक्त हो जाता है, वो खराब हो जाता है, और जब आप उसको ग्रहण करते हैं, तो वो उसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपको
कोई आपके शरीर पर पड़ता है, आप रोगी बन जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं जैविक खतरा, जो किसी सूक्ष्म जीव या जीवधारियों के माध्यम से होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खाद्य संक्रमण। खाद्य संक्रमण मतलब फूड इन्फेक्शन। तो आप सभी जानते हैं इन्फेक्शन, नाम से समझ में आ रहा है कि कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ, ठीक है, जिसमें रोग होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, रोगाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं। और जब ऐसे खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो क्या होता है कि वो जो रोगाणु हैं, जो वो जीवाणु थे, ठीक है, या जो बैक्टीरिया था, वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब जब आपके वो शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वो तेज गति से क्या करता है, वृद्धि करने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आप जो है वो रोग युक्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, जीवाणु, बैक्टीरिया, ठीक है, खमीर हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फफूंद हो गई है। कहते हैं कि फफूंद युक्त जो, अगर किसी खाने में फफूंद लग गई तो उसको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर वायरस कोई खाना है, मतलब ऐसा किसी कोई खाना जिसमें वायरस है, वो नहीं आपको खाना चाहिए। खमीर से युक्त जो ईस्ट होता है वो आपके शरीर पे इम्पैक्ट डालता है। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे ना करके एक वृद्धि करने लग जाता है और आप रोग युक्त हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण है, जैसे आपने देखा होगा ना, आप हमेशा ना कभी कच्चा दूध यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप ना हमेशा ही आपको दूध जो है वो उबाल कर ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें ना एक साल्मोनेला करके ना एक जीव पाया जाता है। ठीक है, साल्मोनेला करके एक जीव होता है जो दूध में पाया जाता है। लेकिन ये जो होता है वो सिर्फ कच्चे दूध में और अंडों में ही पाया जाता है। इसीलिए जब भी आप दूध लें तो आपको गर्म करके ही लेना चाहिए, क्योंकि जब आप दूध को गर्म करते हैं तो जो साल्मोनेला जो जीव होता है वो नष्ट हो जाता है। समझ में आ गई बात आपकी? इसीलिए आपने देखा है कि हम दूध जो है वो गर्म करके ही अक्सर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बड़े हैं उनको ये बात पता होती है, हालांकि वो इस बात से परिचित होते हैं। हमें लगता है कि क्यों करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो चीज़ होती है वो अच्छे के लिए होती है, तो ये बात वो जानते हैं, इसलिए वो हमें गरम गरम करके देते हैं, ताकि उसमें जो उपस्थित जो जीव है वो नष्ट हो जाए और जो दूध है वो, उसके जो पोषक तत्व है वो उसमें बरकरार रहे। फिर आता है आपका नेक्स्ट, खाद्य विषाक्तता, जिसे आप बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। आपको बहुत अच्छे से पता होगा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग मतलब कि कई जीवाणु हानिकारक आविष जो है वो उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, जो जीवाणुओं और रोगाणुओं के नष्ट हो जाने पर भी खाद्य पदार्थ में बने रहते हैं। बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे आपने आपके घर में कुछ भी खुला रखा हुआ है, उसमें अगर कुछ मक्खी आके बैठ रही है, ठीक है, वो मक्खी तो चली जाती है, लेकिन आप जानते हैं कि वो जो एक मक्खी है वो कितनी सारी जगहों पे बैठ रही है, साफ और गंदी दोनों जगहों पर। लेकिन जब वो आपके खाने पर आके बैठती है तो उसका जो वो जो भी है वो, उससे आपका जो फूड है वो बहुत ज़्यादा मतलब फूड जो है वो ख़राब हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। और जब आप उस फूड को आप ग्रहण करते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसके कारण आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम है ये फूड पॉइजनिंग। क्योंकि आज के समय में हम लोग बाहर की चीज़ें इतनी ज़्यादा खा लेते हैं कि हमें ये नहीं दिखता कि वो जो फूड है वो खुले में रखा हुआ था, उसमें कीड़े मकोड़े जो हैं जब वो बैठ रहे हैं तो उस पे वो अपने अंडे छोड़ रहे हैं, जिसको ग्रहण करने के बाद हमारा जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। ठीक है, फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी से संबंधित, जिसमें पहला था आपका टॉक्सिसिटी, जिसका मतलब था विषैलापन, जिसमें हमने 3 प्रकार के खतरे डिस्कस किए। फर्स्ट भौतिक, दूसरा रासायनिक और तीसरा जैविक। फिर हमने बात की फूड इन्फेक्शन की, एंड लास्ट इज फूड पॉइजनिंग। तो आई होप कि तुम लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है वो हमारा फूड गुणवत्ता। समझ में आ गई बात आपको, यानी कि फूड क्वालिटी। तो आप सभी जानते हैं फूड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी का फूड नहीं लेंगे, ठीक है, या आपके फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो आप सभी जानते हैं कि आदि कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा, या जितना अच्छा आपका भोजन होगा उतना ही अच्छे आप या आपका स्वास्थ्य होगा। तो यानी कि आपका जो स्वास्थ्य है वो भोजन पे निर्भर करता है, और अगर आपका भोजन गुड क्वालिटी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो आपकी जो आयु है वो भी दीर्घ हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये, कि फूड क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतने ज़्यादा आप लंबे समय तक जिएंगे और उतने ज़्यादा अच्छे से आप काम कर पाएंगे। क्योंकि जो फूड होता है वो आपको एनर्जी देता है, आपके ऑर्गन्स को ठीक रखता है, आपकी बोन्स को ठीक रखता है, इनफैक्ट आपके पूरे दिन भर के जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए आपको एनर्जी देता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जब आप गलत कोई फूड ले लेते हैं, कोई खाद्य पदार्थ खा लेते हैं जिसमें ना एनर्जी है
है इनफैक्ट, और वो ख़राब भी है। ख़राब इन द सेंस कि फूड पॉइजनिंग, कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े बैठे हैं और उसी को आप जब ग्रहण कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, आपको रोग हो जाता है, आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं और आप अपने कामों को सही नहीं कर पाते हैं। आपके बॉडी पार्ट्स देखे हैं आपने, कई बार देखा है ना आपने कि फूड पॉइजनिंग से बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, लोग बहुत ज़्यादा ही एक गंभीर समस्या बन चुकी है। तो इस तरीके से क्या है कि फूड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फूड क्वालिटी क्या है कि उन गुणों से है, मतलब उन गुणों से है जो उपभोक्ताओं की दृष्टि से सुरक्षित और स्वीकार्य है। समझ में आ गई बात आपको? यानी कि आप किसी फूड को आप किसी फूड की क्वालिटी को कैसे चेक करोगे? उन गुणों से करोगे ना, उन गुणों से जो उपभोक्ताओं की दृष्टि से, उपभोक्ता मतलब जो उसको यूज़ करने वाला है, ठीक है, जो कस्टमर है, ठीक है, उपभोक्ताओं की दृष्टि से सुरक्षित और स्वीकार्य है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? कि ऐसा कोई भी पदार्थ ले लीजिए, अगर आप बिस्किट ले रहे हैं, अगर आप आटा ले रहे हैं, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ले लो जो आपकी दृष्टि से आपको लग रहा है कि उसमें वो सभी गुण हैं, ठीक है, गुण है, तो वो क्या हो जाएगा, वो उस खाद्य की गुणवत्ता हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? जो किसी उपभोक्ता की दृष्टि से सुरक्षित होता है। अगर आप किसी दुकान से अगर आप आशीर्वाद का आटा ले रहे हैं तो आपको पता है आपके अकॉर्डिंग वो आटा एकदम बेस्ट है, ठीक है, और सुरक्षित है, स्वीकार्य है। आपको ये बात पता है कि उसमें जो भी आपको पोषक तत्व मिलेंगे वो हैं उसमें, ठीक है, आपकी दृष्टि से वो बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फूड की गुणवत्ता हो जाएगी, ठीक है, कि जो आपकी दृष्टि से सुरक्षित है और स्वीकार्य है। समझ में आ गई बात? इसे बोलते हैं फूड क्वालिटी। नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य मानक। आपको पता ही है कि हर आज के टाइम में तो आप देखेंगे कि लेबल जिसे हम बोल देते हैं, हर एक चीज़ पे आपको लेबल या फिर स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो क्या निर्धारित करते हैं, जो आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको सर्टिफाइड जो है वो बता दिया है, ये एक स्वच्छ पदार्थ है, इसको आप बेफिक्र होके ले सकते हैं। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा ना, कोई भी अगर पदार्थ खराब हो जाता है और जब वो मार्केट में आता है और जब लोग उसे खरीदते हैं तो लोगों के स्वास्थ्य पे जब इम्पैक्ट पड़ता है उसका नेगेटिव, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट ना कुछ समय के लिए उस पदार्थ को प्रतिबंधित कर देती है, रोक देती है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे उस फूड की जो स्वच्छता है उस पर सवाल उठने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि गवर्नमेंट ने ना कुछ ऐसे मानक निर्धारित किए हैं जिनको क्या है, जिनको गवर्नमेंट जो है वो जब वो प्रोवाइड करती है तो वो ये सुनिश्चित करवा देती है जनता को या उपभोक्ताओं को कि हाँ, आप बेफिक्र होकर ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट उनको पहले से ही चेक कर चुकी होती है, ठीक है। उनका जो भी इम्पैक्ट होता है, जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, वो पहले ही उसको चेक करने के बाद उनको मानक प्रदान करती है कि अगर आपको FSSAI दिया गया है, ISI दिया गया है, एग मार्क दिया गया है, तो इससे क्या है कि आपका जो फूड प्रोडक्ट है वो एकदम करेक्ट है, वो एकदम सही है, वो ऑथेंटिक है, आप इसको जनता तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो खाद्य मानक जो होते हैं वो अक्सर कार्य संबंधित एजेंसियों के द्वारा निर्धारित नियम और निर्देश होते हैं। समझ में आ गई बात आपको? यानी कि अगर मैं बोलूँ ISI, ये एक मार्क है, तो ये क्या है, ये एक ऐसी कुछ कंपनियों द्वारा निर्धारित है और इसके ना कुछ ये जो मानक होते हैं वो ऐसे ही नहीं दे दिए जाते किसी को। समझ में आ रही है? जैसे आपकी क्लास का मॉनिटर का जो पद है वो अभी किसी को नहीं दे दिया जाएगा। जो मॉनिटर बनेगा उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको सारे काम करने पड़ेंगे, उसको क्लास चुप करवानी पड़ेगी, ठीक इसी प्रकार से होता है। जो मानक होते हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उनको कुछ कार्य ऐसे करने पड़ते हैं, तो उसके बाद उनको वो मानक मिलता है। तो ये क्या होते हैं कि किसी कंपनियों के द्वारा या एजेंसियों के द्वारा निर्धारित नियम और निर्देश होते हैं जिनका पालन जो है वो खाद्य उत्पादन, संसाधन और भंडारण करने वाली सभी इकाइयों को करना होता है। अगर गवर्नमेंट किसी को ISI का मार्क दे रही है तो उसको ISI के जितने भी नियम है, ठीक है, जितने भी निर्देश है उनका पालन करना पड़ेगा, तब जाके वो एक जो प्रोडक्ट है वो एक सर्टिफाइड प्रोडक्ट माना जाएगा, वो एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट माना जाएगा। करेक्ट? हो गया, FSSAI हो गया, FPO हो गया है, तो ये सभी मानक हैं जो हर प्रोडक्ट को मतलब एक जो एक सर्टिफाइड जो ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट होता है उनको दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार देने के बाद वो लोग कुछ नहीं करेंगे। देने के बाद उनको खाद्य पदार्थ की जो भी ISI अगर दे दिया है, FSSAI दे दिया गया है, तो उसको सारे के सारे जो उनके नियम हैं, अगर FSSAI दिया गया है तो उसके जो भी नियम और जो निर्देश हैं उनका उस कंपनी को पालन करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात आपको? तो इन्हें बोलते हैं खाद्य मानक। अब बात करते हैं कि कुछ खाद्य मानक होते हैं जो अलग अलग लेवल्स पे होते हैं। जैसे कंपनी मानक हो गया, आपने देखा होगा ना, हर एक कंपनी का मानक होता है, ठीक है, जिसमें ISI आ गया है। क्षेत्रीय मानक होता है, यानी कि रीजनल
स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि हर क्षेत्र का क्या होता है, अपनी भौगोलिक, अपनी राजनीतिक हिसाब से ना अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपने कुछ मानक होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मानक होते हैं, जैसे FPO, ठीक है, जो राष्ट्रीय लेवल पे होते हैं, जिसको सब जानते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय हो गए, जैसे ये आपने देखा होगा ISI 9000। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। जो भी आपको ये जो मानक जिसको दिया जाएगा, उसके जितने भी मतलब उसको जो भी उसके नियम, जो भी कानून, जो भी निर्देश है, उनका पालन करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात आपको? तो इस प्रकार से क्या गया है, जो मानक है उनका डिवीज़न किया गया अलग अलग लेवल्स पे, कि कंपनी कौन कौन से मानक दे सकती है, क्षेत्रीय लेवल पे कौन कौन से मानक हैं, राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका टॉपिक स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण। इसमें क्या है कि जो स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण यानी कि वॉलेंट्री प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, अब ये क्या है कि गवर्नमेंट ने ना मतलब विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सरकार ने ना कुछ ऐसे एजेंसियों की स्थापना की है, ठीक है, कि जो विभिन्न उत्पाद हैं, जो भी आप उत्पाद खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, गुणवत्ता यानी कि वो एकदम सही रहे, उसका जो भी प्रभाव है वो आपकी स्वास्थ्य पे नकारात्मक ना पड़े। इसके अलावा वो आपकी दृष्टि से यानी कि एक उपभोक्ता की दृष्टि से बिल्कुल ठीक हो, उसमें सभी के सभी पोषक तत्व हों। तो इन सभी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या हर एक गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ ऐसी एजेंसियों की स्थापना कर दी, ठीक है, जो उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है, जिनका काम क्या है, उत्पाद जो है, जो भी उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, उसकी गुणवत्ता को वो सुनिश्चित करती है कि क्या वो ठीक है, क्या वो नहीं है, क्या उसमें पोषक तत्व हैं, क्या वो पोषक तत्व नहीं है। और उत्पादों के लिए स्वैच्छिक मानक निर्धारित करती है, स्वैच्छिक मानक कि हाँ, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो एकदम स्वच्छ है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि, कोई कमी नहीं है, ठीक है, ये सुनिश्चित करती है। इसके अलावा यह मानक जो है वो मानवता प्रदान किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, जो भी ये मानक है वो मानवता या फिर मानक जो है प्रदान किया जाता है, और जब उनका उत्पाद निर्धारित मानकों के अनुरूप होता है। अच्छा, ये जो मानक है वो तब प्रदान किया जाता है, मतलब मानक यानी जो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तब प्रदान किए जाते हैं, या जो वो मार्क है वो तब प्रदान किया जाता है जब जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है, ठीक है, वो निर्धारित मानकों के अनुरूप होता है। जो भी उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है वो एकदम सही है, ठीक है, जैसा उनमें उसमें होना चाहिए वो सभी चीज़ें हैं, वो एकदम स्वच्छ है, वो एकदम प्योर है, तब उस प्रोडक्ट को वो मानक प्रदान कर दिया जाता है। क्लियर? तो ऐसे कुछ मानक है जिसमें आता है ISI। आप लोग देखोगे ज़्यादातर आपको प्रोडक्ट्स पे मिल ही जाएगा। आप कोई भी, आप लोग एक काम करना, आज कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे उसमें देखना जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल होगा कि ये है या नहीं है। मतलब जो ये है ISI मार्क, वो भारतीय मानक संस्थान, इसको पहले कहा जाता था, अब इसका नाम है भारतीय मानक ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। तो ISI जो है वो भारतीय मानक ब्यूरो के नाम से जाना जाता है, और ये इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाला मानकीकरण है, ठीक है, ISI। तो आपको याद रखना है BAS जो एक एजेंसी है, इसके द्वारा प्रदान किया जाने वाला जो मानकीकरण है वो है ISI। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने जाना था कि कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो उस ISI या फिर जो अलग मार्क है उनको देती हैं। तो उसमें से एक जो एजेंसी है दैट इज BIS, ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये ISI जो मार्क है वो देती है। यह चिन्ह औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तुओं के उन उत्पादों को दिया जाता है, मतलब जो ISI चिन्ह है वो औद्योगिक और जो उपभोक्ता वस्तुओं के उन उत्पादों को दिया जाता है जिनका उत्पाद इस संस्था के द्वारा निर्धारित जो मानक है उनके अनुरूप पाया जाता है। यानी कि जो ये आपको ये मार्क दिख रहा है, ये ISI मार्क तब उनको दिया जाता है जिनका उत्पाद जो है वो इस संस्था के द्वारा जो भी उन्होंने निर्धारित नियम होते हैं, ठीक है, कि आपका स्वच्छ होना चाहिए, सभी न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, जब उनके अनुरूप होता है, उनके अकॉर्डिंग होता है। जैसे नमक, बिस्किट, पाउडर, दूध, कॉफ़ी, पंखे, रेगुलेटर, रोड प्रेशर कुकर, ठीक है, गैस का चूल्हा, इन सभी प्रोडक्ट पे आपको ISI का मार्क देखने को मिलेगा। यानी कि ये सभी जो प्रोडक्ट हैं वो क्या है कि जो ये संस्था है उसने जो नियम निर्धारित किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका एग मार्क।
एग मार्क से आप सभी बहुत अच्छे से परिचित होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एग मार्क है वो आपने ऑयल तेल की बोतल पे देखा होगा, ठीक है, आटे पर देखा होगा। क्यों? क्योंकि एग मार्क सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो कृषि से संबंधित उत्पाद होते हैं, ठीक है। आप कृषि से संबंधित आप समझ ही चुके हैं, जो भी आटा चावल दाल जो भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कृषि से संबंधित हैं, उनको ये मार्क जो है वो दिया जाता है। तो जो एग मार्क है वो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन विपणन और निरीक्षण निर्देशालय द्वारा कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के लिए निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो जो एग मार्क है वो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन जो विपणन और जो निरीक्षण निर्देशालय है उसके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि कोई भी कृषि उत्पाद जो आप तक पहुंच रहा है, चाहे वो दूध का पैकेट है, चाहे वो आटा है, चाहे वो चावल है, क्या वो सही है, क्या वो स्वच्छ है, क्या उसमें सभी पोषक तत्व हैं या नहीं है। जब इस बात की सुनिश्चितता कर ली जाती है तब उस प्रोडक्ट को एग मार्क दे दिया जाता है। और ये जो एग मार्क है वो आप देखते हैं कि सभी प्रकार के मसालों, खाद्य तेलों, घी, मक्खन, चावल, दाल, चाय पत्ती, शहद, अंडे इत्यादि की गुणवत्ता की जांच करके, ठीक है, उनको प्रदान किया जाता है। समझ में आ गया आपको? एग एग मार्क जो है वो कृषि संबंधित प्रोडक्ट्स पे दिया जाता है। फिर अगला टॉपिक है आपका खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। तो जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है वो क्या करता है, वो ये सुनिश्चित करता है, मतलब इसकी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2006 में या 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि खाद्य से संबंधित विभिन्न जो नियम है उनको समेकित करना था। खाद्य से संबंधित यानी कि जो भी आप खाद्य से संबंधित कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके जो विभिन्न नियम हैं, अलग अलग नियम होते हैं, आप जानते हैं हर एक खाद्य पदार्थ के, तो उनको समेकित करना था। इसके अलावा भारतीय खाद्य सुरक्षा यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना जो है वो खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान आधारित जो मानक हैं और निर्धारण करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। यानी कि जो ये FSSAI है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी विभिन्न नियम थे उनको समेकित करना था और भारतीय खाद्य सुरक्षा, ठीक है, यानी कि खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान आधारित जो मानक है, विज्ञान आधारित मतलब जो विज्ञान पर आधारित ऐसे कुछ मानक होते हैं उनका निर्धारण करने के लिए और मानव उपभोग के लिए यानी कि मनुष्य के उपभोग के लिए सुरक्षित और जो पौष्टिक आहार है उसकी सुनिश्चितता करवाना। तो इसका साधारण शब्दों में अगर जाने तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि मानव के लिए सुरक्षित और पौष्टिक आहार की सुनिश्चितता करवाना ताकि उसमें सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो, वो पौष्टिक आहार हो। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, एक खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना की जो ये सुनिश्चित करता है कि मनुष्य को जो भी उत्पाद मिल रहे हैं वो एकदम सुरक्षित हो, वो और पौष्टिक हो। करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका खाद्य मानक और गुणवत्ता से संबंधित कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौते। आप सभी जानते हैं कि चाहे वो खाद्य जो है, आप सिंपल भाषा में समझिए, देखिए खाद्य पदार्थ ऐसा तो नहीं केवल राष्ट्रीय लेवल तक होते हैं। आप देखते हैं आज के समय में कि वैश्वीकरण के कारण जो खाद्य पदार्थ हैं, अगर आज आप चाइना के व्यंजनों का लुत्फ उठा पा रहे हैं, इटली के पिज़्ज़ा खा पा रहे हैं, फ्रेंच का या दूसरे देशों का बर्गर फ्रेंच फ्राइज ट्राई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा जो वैश्वीकरण है वो इम्पॉर्टेंट है। तो वैश्वीकरण के कारण ही क्या होता है कि आज हम दूसरे देशों की चीज़ें जो हैं वो अपने देशों में बैठे बैठे ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ लेबल्स भी हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा है ना, बहुत सारे ऐसे लेबल्स हैं, जैसे वो आप समझेंगे कि ट्रेडमार्क होते हैं कुछ, ठीक है। और इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जैसे कोडेक्स जो है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक खाद्य की जो गुणवत्ता है, ठीक है, उपभोक्ता के स्वास्थ्य की सुनिश्चितता करता है और जो भी वो मानक प्रदान करता है वो इतना सर्टिफाइड होता है कि जब कोई प्रोडक्ट उसको खरीदता है, मतलब कोई उपभोक्ता उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो वो सुनिश्चित हो जाता है कि वो जो पदार्थ है उस पर ये मार्क उसने देख लिया, तो यानी कि वो पदार्थ जो है वो बिल्कुल सही है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। करेक्ट। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यानी कि CAC जो है वो क्या है, एक अंतर सरकारी
संस्था है, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी कह सकते हैं। समझ में आ गई बात। इसका क्या है, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करती है। समझ में आ गई बात। जो अंतर्राष्ट्रीय मानक को बनाने का काम करती है, और तो और जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता मतलब जो कस्टमर है, जो उसका जो प्रोडक्ट है उसका उपभोग करने वाले हैं, उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, ठीक है, काम करती है। इसके अलावा वो क्या करती है, वो अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाने का काम करती है और कृषि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाती है। कृषि का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब आप देखते हैं ना कि अगर किसी देश में अकाल पड़ रहा है, या फिर किसी देश को किसी खाद्यान्न की ज़रूरत है, तो एक देश क्या करता है, उस देश की मदद करता है, ठीक है। या फिर कोई भी अपने कुछ प्रोडक्ट हो गए, जैसे आपने देखा कि भारत में बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं, ऐसे कुछ फ्रूट्स हैं जो नहीं उगते हैं, तो उनको क्या करते हैं, उनको हम बाहर से मंगाते हैं, तो वो क्या होता है, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इन पे आप देखोगे कि इन पे कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का मार्क होता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि ये जो पदार्थ है वो उपभोक्ता जो है, जो कस्टमर है, उसके स्वास्थ्य के लिए एकदम सही है, ठीक है। इसके अलावा वर्ष 2017 में इसके 187 देश थे, ठीक है, जो बढ़ के आने वाले टाइम में और ज़्यादा हो गए थे। भारत भी अपने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से इस संस्था का सदस्य है। याद रखिए आप इस बात को। तो पहली अंतर्राष्ट्रीय संस्था याद रखना है आपको, कौन सी है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, यानी कि CAC, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल कमीशन है। उसके बाद है आपका दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी कि ISO, यह एक अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय गैर संगठन है। इस संगठन का मिशन या उद्देश्य वस्तु विनिमय को आसान बनाना है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो वस्तु है, जो वस्तु विनिमय हो रहा है, एक देश से दूसरे देश में जो वस्तुओं का आवाजाही, जो विनिमय हो रहा है, उसको आसान बनाया जा सके, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि जो बुद्धिजीवी हैं, यानी कि जो स्कॉलर हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो प्रायोगिक या प्रौद्योगिक, ठीक है, और जो आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग विकसित करके, ठीक है, उनके उद्देश्य से विश्व में मानकीकरण और संबंधित गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहन देना है। भी अगर मार्क दिया जा रहा है, कोई भी अगर किसी भी खाद्य पदार्थ का टेस्ट होता है, तो उसमें कोई ना कोई, आपने देखा बुद्धिजीवी का मतलब होता है उस क्षेत्र में जो एकदम, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, वैज्ञानिक। आप जानते हैं कि आज आप देखेंगे तो फूड साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, बुद्धिजीवी होते हैं फूड से संबंधित। इसके अलावा प्रौद्योगिक जो है, आर्थिक गतिविधियां हैं, इन सभी को सुनिश्चित करने के बाद ही क्या होते हैं, लेबल यानी कि मानक जो है वो निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने कहा और उसके बाद उस मानक को निर्धारित कर दिया गया। कोई भी मानक निर्धारित होता है तो उसके पीछे बुद्धिजीवी होते हैं, यानी कि उस विषय से संबंधित जो विद्वान है, वैज्ञानिक हैं, ठीक है, प्रौद्योग हैं, इसके अलावा जो आर्थिक गतिविधियां हैं, वो सभी होती हैं, तब जाके एक मानक निर्धारित होता है। तो इसका भी उद्देश्य ये है कि जो बुद्धिजीवी हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके सहयोग से एक बेहतर मानक की स्थापना करना, ठीक है, ताकि जब वो मानक किसी को दिया जाए तो लोग सुनिश्चित हो जाए। देखिए, अगर मानक की हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम लोग किसी चीज़ पे अगर ISI का मार्क देख रहे हो ना, कई बार होता है ना, कहते भी है कि आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो उस पर रेट वगैरह देखो, साथ ही साथ आप ये भी देखो कि उस पर ISI का मार्क है या नहीं है। इससे पता चलता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो एकदम स्वच्छ है, वो एकदम सही है, वो एकदम बेस्ट क्वालिटी का है, ठीक है। उसके बाद क्या है, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो 1995 में की गई थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, क्लियर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समझौते को लागू करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो देश एक दूसरे से व्यापार करते हैं, ठीक है, उनके समझौते को लागू करना। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी जो विवाद हैं उनको सुलझाना, और जो भी इसके सदस्य देश होते हैं उनकी व्यापार नीति में उनकी सहायता करना। सिंपल। तो 3 काम है, समझौते लागू करना व्यापार से संबंधित, व्यापार संबंधी जो भी विवाद है उनको सुलझाना, और तीसरा
जो भी उसके सदस्य देश हैं उनकी हेल्प करना। एंड इसके अंतर्गत वस्तुएं सेवाएं और बौद्धिक संपदा शामिल है। सिंपल सी बात है, आप लोग देख रहे हैं कि आज बड़े लेवल पर ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तो वस्तुओं का हो रहा है, सेवाओं का हो रहा है, श्रम पूंजी इन्हीं का तो हो रहा है। इसके अलावा बौद्धिक संपदा शामिल है इसमें। फिर आता है आपका खाद्य सुरक्षा प्रणाली, जिसमें फर्स्ट है खाद्य निरीक्षण यानी कि फूड इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन में क्या होता है कि इसमें जो फूड है वो इंस्पेक्ट किया जाता है, अलग अलग लोग आते हैं, फूड को टेस्ट करते हैं, तो फूड का इंस्पेक्शन होता है। विश्लेषणात्मक क्षमता की फूड का जो है वो उसका विश्लेषण करते हैं, किस तरीके से किस चीज़ की कमी है और इसके अलावा उनमें क्या ऐड होना चाहिए, तो विश्लेषणात्मक क्षमता जिसे कहते हैं। तो ये दोनों जो प्रणालियां हैं वो खाद्य सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित मानी जाती हैं। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। आई जस्ट होप तुम लोग को बहुत समझ में आया हो। कोई टॉपिक ऐसा हो जो नहीं आया तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।